और शुरुआत एक बड़ी खबर से। रांची पुलिस ने देशी शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में बने आलीशान मकान में शराब का ये अवैध कारोबार चल रहा था। वहीं लग्जरी गाड़ी से शराब की ढुलाई की जाती थी। रांची पुलिस ने छापेमारी कर करीब 700 लीटर अवैध शराब जब्त किया है। साथ ही जावा महुआ भी नष्ट किया। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी विजय साहू वहां से भाग निकला। उसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो तस्वीरें देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यही आलीशान मकान है जहां अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, देशी शराब का। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक आलीशान मकान था जहां से धंधा चल रहा था। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि लग्जरी गाड़ियों के जरिए शराब की ढुलाई की जाती थी। और रांची पुलिस ने जब यहां छापेमारी की तो 700 लीटर अवैध शराब को जब्त किया गया। वहीं जावा महुआ को भी नष्ट किया गया है। हालांकि छापेमारी के दौरान जो मास्टरमाइंड है, शराब कारोबारी जो है विजय साहू, वो यहां से भाग निकला। उसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आलीशान मकान के अंदर कैसे अवैध शराब का धंधा चल रहा था। आलीशान गाड़ियां देखिए, इन्हीं गाड़ियों से शराब की ढुलाई भी हो रही थी। और जब पुलिस यहां पहुंची तो पुलिस भी हैरान रह गई कि इस आलीशान मकान के अंदर कैसे अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। लगभग 700 लीटर देसी शराब बरामद की गई है तथा अन्य जावा वगैरह को नष्ट किया गया है। अभियुक्त विजय साहू पुलिस की भनक पाते ही फरार हो गए, लेकिन जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई, उसे भी गाड़ी से भी ऐसा बताया जा रहा है कि इस गाड़ी से भी वो सप्लाई किया करते थे। इस गाड़ी को भी जब्त किया जा रहा है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची की हत्या मामले में जांच टीम का गठन कर लिया गया है। मामले में अब तक पुलिस ने बच्ची के सौतेले पिता समेत 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। एसएसपी ने मामले में जल्द खुलासे का दावा किया। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल के तहत दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि 3 दिन से लापता बच्ची का शव कल नदी किनारे मिला था। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया था और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए थे। 20 लोगों से हम लोग पूछताछ किए हुए हैं। मोटा मोटी इसमें पता चल रहा है कि, लेकिन अभी अंतिम तक हम लोग इसमें नहीं पहुंच पाए कि आखिर किस कारण के लिए और किसके द्वारा। सर्कमस्टेंसेस हम लोग को पता चल रहा है, लेकिन किस आदमी और किस कारण के लिए जो किया है वो नहीं पता हम लोग को चल पा रहा है। लेकिन अनुसंधान अभी जारी है। हम उम्मीद करते हैं तो जल्दी हम लोग इसको खुलासा करेंगे और अभियुक्त लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके इसको स्पीडी ट्रायल में ले जाके कम से कम समय में उनको जो है सजा दिलाने का कार्रवाई हम लोग करेंगे, ताकि वो मासूम बच्ची को जो है जस्टिस मिल जाए और उनके परिवार को जस्टिस मिल जाए। कोरोना काल में जमशेदपुर में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। 3 महीने के भीतर छिनतई और लूट के 45 मामले दर्ज किए गए। वहीं हत्या के 10 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, रेप और गैंग रेप की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी। कोरोना महामारी के दौरान जहां लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद कई व्यापार जो है वो ठप पड़ गए, जिसके बाद शहर के जो युवा है वो कई बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी का जो असर है वो आपराधिक घटनाओं पर देखने को मिल रहा है। जो शहर में तेज़ी से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। और मैं शहर का अभी नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जमशेदपुर शहर में बता दूं कि 3 माह के अंदर लॉकडाउन के दौरान जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें काफ़ी उछाल आई है। और बस 3 माह के भीतर 10 लोगों की हत्या हुई है। चोरी की घटनाएँ जो है वो 25 के पार हो चुकी है। गैंग रेप जो है वो 4 गैंग रेप हुआ है। छेड़खानी की बात करूँ तो छेड़खानी मामला जो है वो 20 के पार पहुँचा है। और मारपीट, मामूली विवाद जो लेकर जो युवा एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोली चला रहे हैं और धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं, वो जो है उसका आंकड़ा जो 3 महीने के भीतर जो है वो 90 के पार पहुंच गया है। वहीं जमशेदपुर शहर में लगातार 3 महीना के भीतर जो है आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ चुकी है, जो जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और लगातार जो है शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएँ तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको लेकर खुद सीनियर एसपी ने थाना प्रभारी और डीएसपी के साथ बैठक की है। और सभी मामलों का जल्द से जल्द जो है तेज़ी से खुलासा भी हो रहा है। मगर जो छोटी मोटी विवाद है, बेरोजगार जो युवा है वो कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। लातेहार में टाना भक्तों ने टोरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को पिछले 18 घंटों से जाम कर रखा है। इसकी वजह से रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। कई ट्रेनें जहां तहां फंसी है। मालगाड़ियां भी जहां तहां रुकी हुई है।
2 सितंबर को पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ टाना भक्तों को हिरासत में लिया था, लेकिन फिर शाम को टाना भक्तों को थाने से छोड़ दिया गया था। वो थाने से निकलकर रेलवे ट्रैक पहुंच गया और रेलवे ट्रैक को इन लोगों ने जाम कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने टाना भक्तों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों पर अब भी अड़े हुए हैं। टाना भक्तों ने इलाके में कोलियरी को बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि यहाँ की खनिज संपदा बाहर जा रही है, जबकि यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। हजारीबाग में झारखंड छात्र मोर्चा ने छात्रों की समस्याओं को लेकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी, जिससे विश्वविद्यालय का कामकाज प्रभावित हो गया। छात्र मोर्चा कोरोना काल में डिग्री सर्टिफिकेट के लिए छात्रों से शुल्क लेने का विरोध कर रहा है। है और इतना किल्लत है पैसे की, वैसे समय में आप अगर प्रोविजनल और डिग्री का पैसा लेते हैं, जबकि अभी आप ना प्रोविजनल दीजिएगा ना डिग्री दीजिएगा, ये तो सब 2 साल बाद मिलेगा सर। जब तक कन्वोकेशन नहीं हो तब तक आप प्रोविजनल और डिग्री नहीं दे सकते हैं, तो अभी उनका पैसा लेना कहीं से जायज़ नहीं है। पहले से लिया जा रहा है उतना ही हम फीस ले रहे हैं, कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं, बल्कि हमने कंसेशन बहुत सा किया है। लाइब्रेरी में बुक रिटर्न करना था, उसको मैंने कंसेशन किया है कि एग्ज़ाम के बाद सर्टिफिकेट लेते समय लाइब्रेरी के बुक वगैरह रिटर्न करें, क्योंकि उनको यहाँ आना पड़ेगा, इसलिए वो सब रिलैक्सेशन हमने दिया है। लेकिन जो और भी यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी इतना ले रहे हैं। झारखंड में 27 जुलाई से जारी मनरेगा कर्मियों का हड़ताल आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ करीब 2 घंटे की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। वार्ता में मनरेगा कर्मियों की मांगों पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद मनरेगा कर्मियों ने आगे भी हड़ताल जारी रखने की घोषणा कर दी। मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव ने कहा कि बैठक में अधिकारी उनकी मांगों पर पूरी तरह से उदासीन बने रहे और जानबूझकर उनके प्रदेश अध्यक्ष को अनिरुद्ध पांडे समेत कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार एक बार फिर उनकी 5 सूत्री मांगों पर आश्वासन देकर बहलाने की उन्हें कोशिश कर रही थी। लोगों को डिमोलाइज करने के लिए किया गया है, और दूसरी बात, हम लोगों की 5 सूत्री मांग थी, उस पर हम लोगों ने बात को रखा, चर्चा किया, और इस पर किसी भी तरह का हम लोगों के साथ खुलासा या उसका किसी भी बात का हम लोगों को स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। जैसे हम लोगों की मानदेय बढ़ोतरी पर हम लोगों की बात हुई, सामाजिक सुरक्षा की बात हुई, मानदेय कितना बढ़ेगा स्पष्ट नहीं है। हमारी सामाजिक सुरक्षा कितना हो सकता है इसमें भी साइंस है। हमारी जो बर्खास्तगी की बात थी उस पर भी हम लोगों का सटीक जवाब नहीं आ पाया है। किसी भी बात का हम लोगों को सटीक जवाब नहीं मिल पाया, और हम लोगों ने चाहा कि हम लोगों को जो भी आप सहमति दे रहे हैं उसका एक स्पष्ट किया जाए, मिनट्स तैयार करके हम लोग को दिया जाए, और हम लोगों को वो नहीं दिया गया। अतः हम लोगों ने मनरेगा कर्मचारी संघ जो हमारा हड़ताल चल रहा है वो अब कंटिन्यू रहेगा, लगातार अभी चलता रहेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में सिर्फ बिहार के लोग शिक्षक बन सकते हैं तो झारखंड में क्यों नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि संयुक्त बिहार के दौरान स्थानीय नीति का आधार 1932 का खतियान था, ऐसे में अब 1985 के आधार पर स्थानीय नीति क्यों। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों की स्थायीकरण और मानदेय की मांग जल्द पूरी होगी। सरकार ने इसमें प्रक्रिया तेज कर दी है। हम एक शिक्षा मंत्री के रूप में हम भी बोलना चाहते हैं, यहाँ भी यदि बिहार में शिक्षक बिहारी रहेंगे तो झारखंड में भी शिक्षक झारखंडी होना चाहिए। 1985 के क्या आधार है? आधार बताइए। जब हम बिहार में थे उस समय 1932 के आधार पर होता था, स्थानीय बनता था। हम भी जब मैट्रिक की परीक्षा दी तो स्थानीय हम 1932 के खतियान के आधार पर बनाए। स्थानीय नीति को लेकर शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने जहां शिक्षा मंत्री को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी, तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि बयानबाजी छोड़कर स्थानीय नीति के मसौदे को विधानसभा में रखना चाहिए। से मेरी एक गुजारिश होगी कि 1932 का खतियान की जो बात चल रही है उसको अमली जामा पहना लेने तक इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हम लोग उस पर काफ़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं 1932 के खतियान पर। जैसे ही वो जो स्थानीय नीति को हमने नया रूप देने का काम शुरू किया है, वो जैसे ही होगा वैसे ही ये सारी बातें कही जाएंगी। किसने रोका है उन्हें करने से? करे,
सवाल है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अलग हुए थे स्थानीय नीति के इशू पे, और 14 महीने हेमंत जी सरकार में रही, जेएमएम स्थानीय नीति तो बनाए नहीं, और जब रघुवर जी स्थानीय नीति बनाए तो ये सदन से वॉकआउट कर रहे थे। उस समय तो बोलना चाहिए ना कि क्या आप चाहते हैं, और अब बाहर बयानबाजी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव बिहार में है, लेकिन टिकट के दावेदारों की जो भीड़ है वो रांची में लग रही, क्योंकि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद रांची में जो है, लिहाजा उनकी पार्टी के नेता इन दिनों टिकट की आस में रिम्स निदेशक के आवास के चक्कर काट रहे हैं, जहां लालू प्रसाद को रखा गया है। हालांकि लालू से मिलने पहुंचे नेता टिकट के सवाल पर मिलने का दूसरा बहाना बनाते हैं, लेकिन इनमें कई ऐसे नेता शामिल हैं जो पूर्व में विधायक रहे या फिर चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ आए हैं अपने रिश्तेदार लोग से मिलने के लिए। तबीयत खराब है। यहाँ यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं काका साहब परवीन, प्रोफेसर काका साहब परवीन, उनसे मिलने आए थे। अब मिलने आए तो इस पार्टी में हम हैं, पार्टी के सिपाही हैं, तो सोचे कि अपने नेता का तबीयत भी खराब है, तो सोचे कि इनसे भी मिल लें। मन में इच्छा हमको हुआ कि हम थोड़ा लालू जी से भी मिल लें। अगर मिलने का परमिशन मिलेगा, अनुमति मिलेगा तो मिलेंगे, और न मिलेगा तो हम लोग अपना घरे जाएंगे। अरे आए थे दूसरा काम से, लेकिन देखे कि चलते हैं, अगर भेंट होगा तो होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। हम लोग आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से? अरे हम तो कुर्था विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। चुनाव लड़ा है कभी आपने? हाँ, वो तो 2005 में हम लड़े थे, 1000 वोट से चुनाव हार गए थे। तो इस बार क्या टिकट? इस बार टिकट है कुछ, अरे जो मतलब कि मिलेगा तो कोई बात ना मिलेगा तो कोई बात नहीं। भारत सरकार ने चीन पर तीसरी बार डिजिटल स्ट्राइक करते हुए अब तक 224 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब जिन 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगा गया उसमें पबजी, कैम कार्ड, बाइडू, कट, राइज ऑफ किंगडम जैसे ऐप शामिल हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले का रांची के युवाओं ने स्वागत किया है। चीन के विरुद्ध केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया गया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए खास करके युवा लोगों का खास आकर्षण रहता था। हम सीधे रांची के युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए, जो बैन जो किया गया है वो कितना अच्छा कदम है? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, अच्छा भी है और बुरा भी है। हम लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पबजी खेलने एडिक्टेड हो गए थे, आदत हो गई थी, अब उसके बिना मन लगेगा नहीं, दिन भर गेम नहीं खेलेंगे, मतलब बहुत अजीब सा लगेगा। और एक तरह से सही भी है, क्योंकि चाइनीज ऐप का तो हम लोग वैसे भी बहिष्कार करना चाहिए। जब चीन हम लोग के बारे में नहीं सोचता तो हम लोग को क्यों सोचना चाहिए उनके बारे में। ये जो पबजी का नशा है, हमको लगता है उससे ज़्यादा नशा देशभक्ति का रहना चाहिए लोगों में। मोदी सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके वजह से अधिकतर युवाओं दिन भर फिजिकल वर्क ना करके दिन भर घर में खुद को कैद रखते हैं। एक तरह से युवाओं के लिए, हेल्थ के लिए बहुत सही कदम उठाया गया है, देश के लिए भी है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। 6 सितंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा को लेकर राजधानी रांची में 47 सेंटर बनाए गए हैं। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। रांची के एसडीएम ने कहा कि एक सेंटर में करीब 480 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसे लेकर केंद्र के अधीक्षकों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। वह जिन सेंटर में परीक्षार्थियों के अभिभावकों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर शहर और शहर के आसपास के स्कूलों में 47 सेंटर्स बनाए गए हैं। हम लोगों ने कल इसके लिए एक बैठक भी की थी सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ, और जो भी यूपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव उसमें मौजूद थे। तो जो भी गाइडलाइंस यूपीएससी की तरफ से दी गई हैं कोविड-19 को देखते हुए, उसको हम सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को एक बार पुनः बताया गया। साथ ही साथ जहां जो स्कूल कंजेस्टेड एरियाज़ में हैं, जहां पर गार्जियंस के बाहर रुकने की पर्याप्त जगह नहीं है, उसके लिए हम लोग अलग से उनको निर्देश किए हैं कि वे एक ऐसा स्थल चिन्हित करें या ऐसे जगह पर गार्जियंस की एंट्री रोक दें जहां से उनको आसानी से डिस्टेंसिंग के साथ मैनेज किया जा सके। हजारीबाग में एक ही परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में 2 साल बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पीड़ित परिवार की गुहार पर विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खत लिखकर मामले में एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए।
हजारीबाग शहर के बीचों बीच बघवा तालाब स्थित अपार्टमेंट में महेश्वरी परिवार के 6 सदस्यों की संदिग्ध मौत ने इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया था। घटना के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी परिजन न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस और सीआईडी की जांच के बाद भी मामले में कोई खुलासा नहीं हो सका। चारों तरफ से निराश परिजनों ने विधायक सरयू राय से न्याय की गुहार लगाई है। हमारे परिवार के 6 सदस्यों को उनके ही अपार्टमेंट में हत्या कर दी गई थी और इस संबंध में पुलिस ने आज तक कुछ भी नहीं किया है और फाइल अभी धूल फांक रही है थाने के अंदर। इस बार सरयू प्रसाद हमारे समक्ष आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा और उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखा है। परिजनों की गुहार को गंभीरता से लेते हुए विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी को पत्र लिखकर मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार को एसआईटी से जांच कराने में कोई परेशानी है तो मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दे देना चाहिए। जो सत्य है वो सामने आ जाना चाहिए। कल मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, डीजीपी को उसकी कॉपी दी। सरकार चाहे सीआईडी के अंदर एक एसआईटी बना दे या सरकार को लगता है कि हम इस उलझन में नहीं पड़ेंगे तो सीबीआई को सौंप दे। बहरहाल विधायक सरयू राय की पहल से परिजनों में एक बार फिर से न्याय मिलने की आस जगी है। उम्मीद है कि सरकार और पुलिस प्रशासन मामले में जल्द ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।